नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज बात हम महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में मिनी असेंबली कहा जाता है वहां के लोकल बॉडी चुनाव को, और अब कुछ महीने के भीतर, कुछ हफ्तों के भीतर लोकल बॉडी चुनाव की घोषणा होने वाली है। यह महाराष्ट्र की सरकार के लिए और खास तौर पर महायुति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में आप कई सारे प्रयोग भी होते हुए देखेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि मर्जर फैक्टर बहुत सारे दलों को इस लोकल बॉडी चुनाव में प्रभावित कर सकता है। क्या क्या होगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम ये चर्चा की शुरुआत करें, आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहते हैं ये लोकल बॉडी चुनाव महाराष्ट्र के लिए क्यों खास होता है, इस लोकल बॉडी चुनाव से क्या होता है। फडणवीस का फॉर्मूला इस बार महायुति इस्तेमाल कर सकती है। अगर ये फडणवीस फॉर्मूले से चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत सकती है, महायुति जीत सकती है। अब उसमें होगा क्या, फडणवीस का फॉर्मूला क्या है। कहा यह जा रहा है कि महायुति इस लोकल बॉडी चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ेगी। महायुति में बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी शिंदे शिवसेना है, और एनसीपी अजित पवार गुट भी है। ये तीनों पार्टियां मिलकर महायुति बनती हैं। अब फॉर्मूला क्या तैयार हुआ ये देखिए। फॉर्मूला ये तैयार हुआ है कि ये पार्टियां, तीनों पार्टियां आपस में मिलकर ये तय करेंगी कि हम एक जगह पर अपने महायुति के किसी एक ही उम्मीदवार को उतारें। अगर इस पर सहमति बन जाती है तो ठीक, नहीं बनती है तो फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली फाइट हर सीट पर नहीं, ज्यादातर सीटों पर हम एक कॉमन उम्मीदवार उतारेंगे, और कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां ऐसा लगेगा कि बात नहीं बन पा रही, वहां फ्रेंडली फाइट करेंगे। और जब फ्रेंडली फाइट करेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब अजित पवार की पार्टी बीजेपी को कुछ नहीं बोलेगी, एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं बोलेगी। ठीक इसी तरह बीजेपी ना तो एकनाथ शिंदे को कुछ बोलेगी, ना ही अजित पवार को बोलेगी। और इसके अलावा भी एक और बड़ा फॉर्मूला इस लोकल बॉडी चुनाव में लागू हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। एक नई थ्योरी लागू करने की बात की जा रही है। उससे पहले आपको समझा देते हैं कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव कब हो सकता है और क्या है इसमें फडणवीस की राय। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मानसून के दौरान लोकल बॉडी चुनाव हो सकते हैं। इसे मिनी असेंबली भी कहा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मानसून तेज हुआ और कई इलाकों में बारिश होती रही तो 15-20 दिन का वक्त और ले सकती है फडणवीस सरकार। नगर आयुक्तों और नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों की कार्यशाला में देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही है, यानी भरोसा दिया है कि अब जल्द ही लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहा है। इस लोकल बॉडी चुनाव के बाद, इस लोकल बॉडी चुनाव के भीतर आप यह भी देखेंगे कि कई सारी पार्टियां एक मंच पर आएंगी, और एक मंच पर आने के बाद उनका आपस में विलय भी हो सकता है। वो विलय ऐसा होगा, हो सकता है कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजित पवार की पार्टी में करते। ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या ये फॉर्मूला, मर्जर थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकल बॉडी चुनाव में। इस पर ज्यादातर पार्टियां काम कर रही हैं। अजित पवार, शरद पवार एक मंच पर आ सकते हैं, पार्टी विलय की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक मंच पर आ सकते हैं, उनमें भी पार्टी विलय की बात चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोकल ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकती हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। पंकज जी, महायुति के लिए एक बहुत चैलेंजिंग ये चुनाव, क्योंकि वो सरकार में है। लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और सरकार में आई, और सरकार बहुत स्मूथली चल भी रही है। कोई विवाद किसी दल के भीतर नहीं है। ये जो फॉर्मूला बना है, क्या आपको लगता है कि लोकल बॉडी चुनाव में यह फॉर्मूला महायुति के लिए बड़ा इफेक्टिव साबित होगा? लोकल बॉडी चुनाव महाराष्ट्र में कितना महत्वपूर्ण है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि बीएमसी, बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। मुझे अगर सही याद है तो 80,000 करोड़ का बजट है सालाना। तो बीएमसी पर कब्जा मतलब महाराष्ट्र के खजाने पर कब्जा। और शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे के जमाने में थी तो बीएमसी के इलेक्शन वो जीतती थी, और उसी से पूरा महाराष्ट्र की राजनीति को वो प्रभावित करती थी। तो ये तो हुआ महत्व।
कि क्या महत्व है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग शहरों के हैं, जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नासिक का है, ये सब बड़े बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोल्हापुर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मतलब समझिए कि ये हजारों करोड़ का बजट है, और ये सारा अगर मिला दिया जाए तो इसलिए हर पार्टी अंतिम समय तक पूरा जोर लगाती है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा महानगर पालिका या महानगरों में हमारी सरकार बन जाए, म्युनिसिपल बॉडीज में हमारी सरकार बने। दूसरी बात यह है कि शिवसेना और राज ठाकरे, जो मतलब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना मैं बता रहा हूं, यूबीटी और राज ठाकरे मुंबई के लिए ये मर्जर फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, दोनों ने बैठकें भी कराई है, और दोनों इसलिए भी राजी हैं कि सर्वाइवल का संकट है। अगर बीएमसी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। और दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये देख रहे हैं कि अब हमारा जो होना था वो हो गया। दोनों अपने बेटे के लिए परेशान हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए कि इसका करियर कैसे संवरे, और राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए परेशान है कि इसका कैसे संवरे। तो इसलिए वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। रही बात शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी, तो हमेशा से ये तो एक साथ थे, दोनों चाचा भतीजे एक दूसरे की राजनीति बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और सबसे बड़ी बात पॉकेट की लड़ाई है। अजीत पवार को पता है कि शरद पवार का पॉकेट कहां है और पार्टी को फाइनेंस करने वाले कहां। ये वहां की होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। वहां पार्टियां चल जाती है अगर रिसोर्सेज हो तो दोनों ने अंत में जो विधानसभा के चुनाव हुए, शरद पवार की उम्र 90 के आसपास है आई थिंक, वो जानते हैं कि कितना चलेगी उनकी राजनीति ज्यादा से ज्यादा। पिछले 3 चुनाव से तो हम सुनते आ रहे कि उनका ये आखिरी चुनाव है। सुप्रिया सुले अलग इस फिराक में है कि शायद हमें मिल जाए शरद पवार वाली कुर्सी। नहीं, सुप्रिया सुले के करियर को बचाने के लिए ही ये मर्जर हो रहा है, क्योंकि शरद पवार नहीं रहेंगे तो सुप्रिया सुले का क्या होगा। तो जो फॉर्मूला बनी, प्रफुल्ल पटेल इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, दोनों चाचा भतीजे में। तो जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है वो ये है कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। इसलिए लोकल बॉडी जब इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह फ्रेंडली फाइट हुआ है शरद पवार वाली एनसीपी में, या हो सकता है उस वक्त तक ये कह दे कि चलो भाई हम विलय कर लेते हैं और हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों का बार्गेनिंग करेंगे बीजेपी के साथ। क्योंकि मराठवाड़ा के जिस इलाके में शरद पवार का दबदबा है या अजीत पवार का दबदबा है, उस इलाके में उनका मेन राइवल ही भारतीय जनता पार्टी थी हमेशा से, जब से इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई है तब से। क्योंकि शिवसेना तो मुंबई और कोंकण इलाके में थी, तो उनको चैलेंज करते थे बीजेपी। तो अभी स्थिति यह है कि बीजेपी और दोनों साथ हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ले सके मराठवाड़ा में और पुणे में खास करके। तो इससे क्या होगा कि पार्टी बच जाएगी, क्योंकि पॉकेट इनके हाथ में रहेगा। जो मैं पॉकेट बोल रहा हूं ये सिंबॉलिक है। अच्छा, ये जो मर्जर थ्योरी पर काम करने के लिए जो पार्टियां तैयार हुई हैं, आपको लगता है कि इसमें बड़ा एक पर्सनालिटी का बड़ा रोल रहा है, बड़ा किरदार रहा है देवेंद्र फडणवीस का? क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मैं ये देख पा रहा हूं लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के कद के आगे, उनके रुतबे के आगे, उनकी जो लोकप्रियता है उसके भंवर में सारी पार्टियां धीरे धीरे या तो सिमटती जा रही, सिकुड़ती जा रही, या रास्ता खुद ही खाली करती जा रही है। सारी पार्टियां ही नहीं, सहयोगी दलों के नेता भी, एकनाथ शिंदे भी इनसिक्योर हैं कि देवा भाव का। और हाल के दिनों में उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, आपको पता है ना कि बीएमसी चुनाव के पहले महाराष्ट्र में 18 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, 18 लाख, और उनमें से अधिकतर मुंबई के राशन कार्ड थे। एक मुंबई में जोक चल रहा है, मीम्स चल रहा है, मुंबई के लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, जिसमें देवा भाव बोल रहे हैं कि बोलो पेंसिल, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोल रहे पेंसिल, तो बाद में बोले तुम लोग सबका राशन कार्ड कैंसिल। तो 18 लाख राशन कार्ड सिर्फ
सोचिए और इसका इंपैक्ट। उसके अलावा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम हुआ है, तो इन सब को लेके बहुत सारे नेताओं में इनसिक्योरिटी है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा लाइमलाइट जो है वो देवा भाऊ ही ले जा रहे हैं। तो इस वजह से भी है, ये विपक्ष में भी है और पक्ष में भी है। रही बात आप आखिरी जो आपने कांग्रेस की बात कही कि कांग्रेस में छोटे दल मिलेंगे, देखिए मैं बिना किसी को ऑफेंड किए हुए ये बता सकता हूं कि छोटे दल हमेशा लहरों के साथ चलते हैं। कौन ऐसी छोटी पार्टी चला रहा है जो इस पार्टी में विलय करेगा कि जो डूबता हुआ जहाज हो? हर कोई सत्ता के साथ रहना चाहता है। तो मैं वो राजू शेट्टी की जो पार्टी है वो, या ये इनका भीम का आरपीआई जिनका है, अठावले रामदास, हाँ अठावले, वो क्यों चाहेंगे कांग्रेस की तरफ जाने के लिए? कोई मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। हाँ, अगर किसी मराठी अखबार में कांग्रेस वालों ने कोई इस तरह का न्यूज प्लांट किया होगा सनसनी पैदा करने की, अलग बात है। अरे उनके कांग्रेस पार्टी के खुद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले नाराज हैं। जरा पता कीजिएगा कि उनका रुख क्या है, और जरा पता कीजिएगा कि क्या विलासराव देशमुख के छोटे बेटे रितेश देशमुख जो कि एक्टर थे, वो राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं, उन्हें रोक कौन रहा है? ये सब बड़ी मजेदार खबरें हैं, मसालेदार। पता कीजिएगा तो बहुत कहानी सामने निकल कर आएगी। रितेश देशमुख जब अपने पिता की वर्दी खास तौर पर जब पोस्ट करते हैं तो एक तो क्या इमोशन, और दूसरे में वो एक संकेत भी दे रहे होते हैं कि उनकी भी ऐसी इच्छा है कि वो भी अपने पिता की जगह पर आए। तो अब ये अलग बात है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग नादान बैठे हैं। जी, इस कहानी को थोड़ा और खोलता हूं। विलासराव देशमुख के असली वारिस खुद को समझते हैं अमित देशमुख, जो कि बड़े बेटे हैं। अमित देशमुख चुनाव हार गए। ऐसे में रितेश देशमुख को लगता है कि अब मैं अगर चुनाव लड़के जीत गया तो वारिस मैं कहलाऊंगा। और बाकी जेनेलिया डिसूजा पत्नी और रील्स वगैरह बहुत तरह की कहानियां हैं, वो आती रहेंगी सामने धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देवा भाऊ के फॉर्मूले पर अगर महायुति चली तो यह तय है कि लोकल बॉडी चुनाव में भी असेंबली इलेक्शन की तरह कोई करिश्मा दिख सकता है, और शायद इसका आभास विरोधियों को होने लगा है। इसलिए ज्यादातर वो पार्टियां जो कभी खिलाफ खड़ी थी वो मर्जर थ्योरी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। पंकज जी जल्दी से। हाँ, आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, शायद ये छूट जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी एक नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। हाँ, उनको अभी विदेश भेजा जा रहा है भारत का पक्ष रखने के लिए। शिवसेना पार्टी से वो है। संजय राउत से बड़े नाराज है। उनको लगता है कि ज्यादा काबिल मैं हूं, ये प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों भेज रहे हैं? बाकी कहानी आप खुद समझिए। तो दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए, बड़ी खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।